हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान सबको कुशल मंगल रखे, सबका मंगल करे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण। लेकिन उस छोटे से वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक को अपन कवर नहीं कर पाए थे दोस्तों। तो आज उसका सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षार लवण के बारे में। जो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था केवल अम्ल और क्षार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपन ने पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आज उसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ये फिर वही बात है, मैं दोबारा बार बार बोलता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10th के एग्जाम हो, चाहे वो मतलब जो है कंपटीशन के एग्जाम हो, ठीक है ना, सभी के लिए बहुत ही बड़ा मेजर टॉपिक है दोस्तों। तो प्लीज स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और अपने जो भी डाउट्स हो ना, अगर मान लीजिए कोई आपके डाउट्स हो, जैसे कि इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, तो दोस्तों आप है ना कमेंट बॉक्स में के अंदर आप अपना डाउट लिखें, मैं बिल्कुल उसका समाधान करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अम्ल और क्षार के पार्ट 2 को, कि अम्ल और क्षार लवण आगे किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों, हमने जैसे पहले पिछले वीडियो के अंदर अम्ल की डेफिनेशन देख ली थी। अम्ल को इंग्लिश के अंदर एसिड बोलते हैं, तो एसिड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में भी अपन ने देखा था, ठीक है ना। और कई प्राकृतिक जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि दही है या कई फ्रूट्स है, उनके अंदर कौन कौन से अम्ल होते हैं वो भी हमने जाने थे दोस्तों। तो आज इस वीडियो के अंदर उस वीडियो से अगर अपन आगे की बात करेंगे, यानी कि क्षार की भी बात करेंगे और लवण की भी अपन बात करने वाले हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके अंदर हम जो है यूटिलाइज प्रोडक्ट भी प्राप्त करते हैं दोस्तों। एक चीज और ध्यान देना कि हमारा जो अमाशय होता है दोस्तों, हमारा जो अमाशय होता है, अब अमाशय जो है ना एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो हमारे फूड डाइजेस्ट का ऑर्गन होता है, यानी कि जो भी अपन खाना पीना होता है वो हमारे अमाशय में जाता है। लेकिन ध्यान देना कि अमाशय जो होता है, ठीक है ना, उसकी जो जठर ग्रंथियां होती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है, वहां से एक एसिड रिलीज होता है। और वो एसिड कौन सा है? HCl होता है दोस्तों। कौन सा एसिड होता है? HCl होता है। ये भी बड़ा कंसंट्रेट एसिड होता है दोस्तों। यानी कि हमारे आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl होता है। तो वो भी एक अम्ल स्रावित होता है, यानी कि ये कंसंट्रेट एसिड होता है। इसके बारे में भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ये कैसा होता है, ये तनु अम्ल होता है या सांद्र अम्ल होता है। तो दोस्तों ये बड़ा कंसंट्रेट होता है, मतलब सांद्र अम्ल होता है। अब बात करते हैं अपन क्षार की। जैसे कि अपन ने अम्ल को जाना था अनिल शब्द से, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे ताकि अपन बने रहे इस वीडियो के अंदर और पिछली बातों को भी अपन थोड़ा याद करते रहे। यानी कि अनिल शब्द बताया था, और अगर मैंने शालन शब्द नहीं बताया तो आज आप नोट कर लीजिएगा। शालन शब्द जो है वो किसके लिए है? वो क्षार के लिए है सब दोस्तों। और जो अनिल शब्द है वो अम्ल के लिए है। मतलब अनिल जो था वो F और अम्ल होता था, जो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता था दोस्तों। और अब जो शब्द है शालन, ये छोटी सी ट्रिकें हैं, इनके माध्यम से अपन है ना जल्दी से हम पदार्थों को उनकी प्रकृति को जान सकते हैं। अब शालन शब्द में देखिए कि क्षार शब्द आ रहा है, वो किसके लिए है? क्षार शब्द के लिए। यानी कि क्षार का मतलब क्या है? क्षार है। तो क्षार जो होंगे ना वो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने होते हैं। क्षार की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे पदार्थ दोस्तों, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को, कि क्षार जो होते हैं, मतलब इस प्रकृति के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पदार्थ अम्ल हो, क्षार भी तो मौजूद है। तो क्षार जो शब्द होते हैं ना, वो क्षार जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं कि साबुनी होते हैं। तो मतलब अगर अपन क्षारों को स्पर्श करें, मतलब अगर उनको छुए अपन, टच करें ना, तो वो साबुनी जैसे होते हैं। मतलब क्षार है ना चिकने होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? चिकने पदार्थ होते हैं। मतलब स्पर्श करने पर वो साबुनी साबुनी तरह के होते हैं। मतलब साबुन कैसा होता है? साबुन का ऊपर जब स्पर्श करते हैं, ऐसे हाथ में लेते हैं, तो वो चिकना होता है, ठीक है ना, फिसलता हाथ में, हाथ से। तो क्षार जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो साबुनी होते हैं, मतलब स्पर्श करने पर वो बड़े ही चिकने पदार्थ होते हैं। और क्षार जो होते हैं वो अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं, यानी कि यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्षार कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, क्षार जो होते हैं
वो लाल लिटमस पत्थर को नीले रंग में बदल देते हैं। अगर हम बात करें क्षारों की तो देखिए जो प्रबल क्षार है जिसमें आता है KOH, दोस्तों नोट कर लीजिएगा, KOH जो होता है ये एक प्रबल क्षार है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग इसका पूरा नाम लिखें कि जो अगर हम प्रबल क्षार की बात करें तो KOH होता है जो कि एक प्रबल क्षारक है और इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम दूसरे क्षार की अगर बात करें, एक और प्रबल क्षार होता है NaOH। दोस्तों इससे तो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका साधारण जो नाम है NaOH का, जो नॉर्मल जो नेम है उसको अपन कास्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कास्टिक भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर अगली बात करें अपन क्षार की तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। दोस्तों क्या होता है? MgOH2। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हाँ, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाने वाला जो है यौगिक है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH2, तो ये भी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? एक क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सबके फॉर्मूले कई बार एग्जाम के अंदर, जैसे न्यू टाइप के अंदर है ना, डायरेक्ट है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से प्रबल क्षार है, निम्न में से दुर्बल क्षार है। तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें अपन, यदि अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये दुर्बल क्षार होते हैं। ठीक है ना, इनकी क्षार की प्रकृति थोड़ी कम होती है। अगर हम प्रबल क्षार की बात करें कि निम्न में से प्रबल क्षारक है, तो आप देख लीजिए आपका राइट वे होगा यदि किसी ऑप्शन में KOH हो तो। यदि किसी ऑप्शन में NaOH है तो वो आपका राइट वे है, क्योंकि ये प्रबल क्षार है। क्योंकि क्षारों को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़े इस टॉपिक को, है ना। और अगर नेक्स्ट अगर बात करें अपन NH4OH2 दोस्तों, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो दोस्तों क्षार क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, प्रकृति में ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुनी होते हैं, या फिर वो किसी अम्लीय पदार्थ को कि अम्लीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो लाल लिटमस पत्थर को नीले रंग के लिटमस पत्थर में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ तक का सफर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होते थे और क्षार क्या होते थे। ठीक है ना। मैंने कई प्राकृतिक चीजें आपको, मतलब फूड मटेरियल जैसे एज ए फ्रूट्स मान लो या कुछ फीडर मटेरियल मान लो, उसमें कौन कौन से अम्ल थे वो भी आपको मैंने बताए। ठीक है ना। और एक चीज और मैं पिछले वीडियो में बताई थी मैंने आपको कि लाल चींटी के अंदर, जब लाल चींटी अपन को काटती है तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। उसी की वजह से क्या है, अपने स्किन के अंदर जो है वो रेड पैचेज जाते हैं, स्किन पैचेज जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मेथोजोइक एसिड दोस्तों। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मेथोजोइक एसिड। तो आप कंफ्यूज ना हो, कभी फॉर्मिक एसिड की जगह ना अगर ऑप्शन में मेथोजोइक एसिड आए तो भी आपको राइट वे करना है दोस्तों, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल और मेथोजोइक अम्ल एक ही बात होती है। ठीक है ना। जैसे कि मधुमक्खी के डंक के अंदर भी फॉर्मिक एसिड मतलब साफ है कि मेथोजोइक एसिड है। और बीटल प्लांट बताया था, जंगली पौधा, उसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड, दैट मींस मेथोजोइक एसिड। ठीक है ना। चलिए आगे। तो देखिए क्षारों के बाद अगर हम बात करें कि तो हमने बताया था, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि अम्ल और क्षार दोनों ही अपने जलीय विलयन में घुल जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद अब बात करेंगे अपन सूचक की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? सूचक की। देखिए सूचक जो पदार्थ होते हैं वो रसायन भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे रसायन जो किसी अन्य पदार्थ की प्रकृति को बताते हैं दोस्तों। जैसे मान लो, अब हमें कैसे पता है कि प्रकृति के अंदर कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ जो है क्षारीय है दोस्तों? तो देखिए प्रकृति के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उनकी प्रकृति को शो करते हैं। ठीक है ना। तो वो उनको अपन क्या कह सकते हैं? सूचक कह सकते हैं, यानी कि पिगमेंट कह सकते हैं, या ऐसे कारक जो कि किसी भी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का प्रदर्शन करें या उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें, तो उन्हें अपन क्या कह सकते हैं? सूचक कहते हैं।
दोस्तों बात आती है कि सूचक होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए सूचक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है कृत्रिम सूचक। ठीक है, अब यहाँ ये चीज तो है ना कॉमन सेंस वाली बात है, इसको मुझे नहीं लगता है कि इसको डिटेल में बताना पड़ेगा कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है, कृत्रिम सूचक क्या होता है। फिर भी डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूं कि प्राकृतिक सूचक जो है, जो नेचुरल कैटरेक्ट होते हैं या प्राकृतिक सूचक जो होते हैं ना, वो कैटायंस जो होते हैं, सॉरी, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को शो करते हैं। जैसे कि मान लो अपन बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला आता है इसमें लिटमस पत्र। क्या आता है दोस्तों? लिटमस पत्र। अब यहां पर थोड़ा रुक जाना, सोचना इस चीज को, और मेरे पिछले लास्ट वाले वीडियो के अंदर देखना। एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आपको पिछले वीडियो में कुछ भी चीजें वापस आपको रिकॉग्नाइज करनी है या उसको पढ़ना है तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां आप जाकर के विजिट करें, आपको पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे और उनके अंदर आप उन सारी चीजों को देख सकते हो। ठीक है ना? तो प्राकृतिक सूचक जो होते हैं ना, प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र मैंने लिखा है। एक और आता है हल्दी। प्राकृतिक सूचक के बाद में क्या आता है? हल्दी आता है। अब देख लीजिए लिटमस पत्र पे थोड़ा नोटिस करिए इस चीज को। लिटमस पत्र जो है ना लाइकेन नामक प्लांट से प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? शाई के रूप में प्राप्त होता है। लीचेन प्लांट ये टेरिडोफाइट्स होता है, मतलब पादपों के अंदर है ना, पादपों का जो प्लांट का जो फाइलम होता है उसमें सबसे बड़ा फाइलम होता है थैलोफाइटा। कौन सा फाइलम होता है? सबसे बड़ा फाइलम होता है, मतलब जो प्लांट सेल्स के अंदर थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का एक जो सदस्य होता है, मेंबर होता है, उसको अपन कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। तो लाइकेन यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीचेन प्लांट दोस्तों। तो लाइकेन से डाई प्राप्त की जाती है, उस डाई से ना पेपर बनाए जाते हैं। दो रंग के पेपर अवेलेबल है, एक तो है नीले रंग का लिटमस पत्र और एक है लाल रंग का लिटमस पत्र। ठीक है ना? तो लिटमस पत्र जो है ना एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है क्योंकि ये एनवायरमेंट से हमें अवेलेबल हो रहा है। ठीक है ना? सिंपल सी बात थी। और दूसरा है हल्दी। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, अब आज का दौर कुछ अलग है। आज तो है ना, जैसे मान लो किसी गांव के अंदर देखिए आप, ठीक है ना, या शहरों के अंदर देखिए, अब तो गांव में भी ये परचम होने लग गया है। मतलब कि जब भी कोई शादी का माहौल बनता है, यानी कि घर में किसी की शादी होती है तो अपन मैगजीन छपवा देते हैं, उसकी पत्रिकाएं छपवा देते हैं। ठीक है ना? तो पहले के जमाने में क्या होता था कि घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते थे कि जो राइस होते थे ना, उनको हल्दी में रंगते थे उनको। ठीक है ना? और फिर अपने जितने भी रिलेटिव्स होते थे, अपने रिश्तेदार होते थे, वहां जाकर के वो रंगे हुए हल्दी से, यानी कि पीले चावल जिनको बोलते हैं दोस्तों, वो पीले चावल दिया करते थे। यानी कि जिसने पीले चावल ले लिए ना, तो अब जो पत्रिका होती थी ना अपने शादी की, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको उनको शादी में आना होता है। तो हल्दी क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है। हल्दी का जो बॉटनिकल नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है, वो है कुरकुमन लोंगा। हालांकि मैं कभी आपको हल्दी के भी काफी गुण है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हल्दी। हल्दी हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है। हल्दी हमारे कई रोगों से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, फीडर मटेरियल है। तो इसके बारे में कभी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है ना? फिलहाल अपन इतना ही जानते हैं कि हल्दी और लिटमस पत्र दोनों क्या है दोस्तों? प्राकृतिक सूचक है। ये ध्यान से पढ़ना है इस चीजों को, मतलब बहुत ही अच्छे से सुनना और नोट करना आप लोग। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसको बड़े ध्यान से पढ़े आप। तो प्राकृतिक सूचक जो होते हैं, पहले ये देख लीजिए सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ या रसायन होते हैं जो अन्य पदार्थों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो सूचक कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक या ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ठीक है ना? दूसरा होता है दोस्तों कृत्रिम सूचक। अगर कृत्रिम सूचक की हम बात करें तो देखिए कृत्रिम सूचक जो होते हैं लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाते हैं, यानी प्रयोगशालाओं में इनको बनाया जाता है। तो प्रयोगशालाओं में कौन बनाएंगे? मानव द्वारा निर्मित होंगे। तो मानव द्वारा निर्मित या मानव के द्वारा बनाए जाने वाले जो सूचक होंगे उनको अपन कृत्रिम सूचक कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो कृत्रिम सूचक कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करें मैथिल ऑरेंज, किसकी बात करें अपन? मैथिल ऑरेंज। दोस्तों मैथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। मैथिल रेड की भी अगर हम बात करें, मैथिल रेड
ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का कृत्रिम सूचक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का एक प्रकार का कृत्रिम सूचक है। तो देखिए सारी कहानी साफ है, यानी कि सूचक क्या होते थे कि ऐसे रसायन या ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर जो किसी भी पदार्थ की अम्लीय, एसिडिक और उसकी बेसिक हेरिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब वो टू टाइप्स के अंदर कन्वर्ट मतलब डिवाइड है, एक है नेचुरल, ठीक है ना, और एक है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल है ना, यानी कि प्राकृतिक जो सूचक है उसमें लिटमस पत्र और हल्दी है, और कृत्रिम सूचक के अंदर सॉरी कृत्रिम सूचक के अंदर मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड और फिनोप्थलीन है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनका पीएच लेवल अगर 7 हो जाए, जिनका पीएच लेवल क्या है 7 है, तो वो कौन से पदार्थ होंगे। देखो एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सोने चांदी का जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, हालांकि उनमें परबल एसिड और जो परबल अम्ल और परबल क्षारों की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो पीएच लेवल जिन पदार्थों का 7 होता है वो उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि हमको क्या लेना है, एक परबल अम्ल लेना है और फिर हमें क्या लेना है, परबल क्षार लेना है। जब दोनों की अपन रिएक्शन करवाते हैं, एक तो हमारे पास है परबल अम्ल और एक हमारे पास है परबल क्षार। जब हम दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब जिसका पीएच मान 7 है ना, वो उदासीन होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है परबल अम्ल की अगर बात करें तो HCl ले लिया हमने, कौन सा अम्ल लिया, HCl ले लिया। ठीक है ना, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। दूसरी चीज हमें क्या लेनी है कि हमें परबल क्षार लेना है, यह तो है परबल अम्ल, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसका पीएच मान वैल्यू जो होती है ना दोस्तों वो 2.3 होती है। ठीक है ना। अब अपन लेते हैं NaOH, क्या लेते हैं, NaOH। एक हमने लिया HCl, दूसरा हमने परबल क्षार लिया जो कि NaOH है, दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे अपन कास्टिक भी कहते हैं। अब दोनों की अपन ने अभिक्रिया करवा दी दोस्तों, दोनों की अपन ने क्या करवा दी, अभिक्रिया करवा दी, रासायनिक अभिक्रिया करवा दी। ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इस चीज को कि जब हम एक कंसंट्रेट एसिड और एक कंसंट्रेट बेस का हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, एक यूटिलाइज मेटर आता है, एक उदासीन पदार्थ आता है जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl, और इसे हम कहते हैं साधारण भाषा के अंदर नमक, और इसी का वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 7। ठीक है ना। अब देखिए इसके साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बनता है, और इसके साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा H2O, दैट मींस जल बनेगा। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हो इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं मैं, दावे के साथ कह रहा हूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें आप एक तो ले रहे हो परबल अम्ल, एक ले रहे हो आप परबल क्षार, और दोनों की आपने क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। तो जो रिएक्शन करवाने के बाद में जो प्रोडक्ट आएगा वो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। ठीक है ना। अब इस ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो परबल अम्ल होते हैं ना, जैसे पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एक प्रकार का परबल अम्ल है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे अम्ल या ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः डिसॉल्व हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, उनको अपन परबल अम्ल कहते हैं। पहला है आपके सामने HCl, ठीक है ना, 1 नंबर इसको देते हैं। दूसरा है HNO3 दोस्तों, HNO3, इसको सोरे का अम्ल कहते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ये धातुओं को गलाने में सहायक होता है। ठीक है ना। तीसरा है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक का एसिड भी कहते हैं। ये परबल अम्ल है, मतलब इनका कंसंट्रेट जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। ठीक है ना। ये किसी भी पदार्थ को गलाने में सहायक होते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें दुर्बल अम्ल की,
यानी कि दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कि जितना एसिड का प्रबल जो अम्ल होते हैं उनका पीएच होता है उससे थोड़ा कम। तो देखिए सबसे पहला आता है इसके अंदर CH3COOH, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिरका। या इसका केमिकल जो नेम है वो एसिटिक एसिड है, इसको अपन दुर्बल अम्ल कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी क्या है, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। तो देखिए प्रबल अम्ल HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। दुर्बल अम्ल कौन से हैं? CH3COH यानी कि सिरका है, और H2SS मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, ठीक है ना, तो प्रबल क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे क्षार होते हैं जो अपने जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः अपघटित होकर के, ठीक है ना, और फिर OH माइनस आयन का भी त्याग करते हैं, ठीक है ना। तो प्रबल क्षार के अंदर अगर बात करें अपन तो देखिए KOH को हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना एक प्रकार का प्रबल क्षारक है, ठीक है ना। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे NaOH, तो दोस्तों NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक है ना। अब अगर हम दुर्बल क्षार की अगर बात करें, ठीक है ना, तो दुर्बल क्षार जो होता है उसमें अपन पहला नंबर दे सकते हैं कि MgOH2, ये दुर्बल क्षार है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें अपन तो NH4OH2, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। तो देखिए इस छोटे से वीडियो के अंदर हमने जाना है कि क्षार क्या होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से क्षार होते हैं, प्रमुख क्षारों के मैंने उदाहरण भी दिए थे, उनके केमिकल फॉर्मूले भी आपके सामने मैंने लिखे हैं, ठीक है ना, आपको कंसीडर करवाया है। उसके बाद में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उनके बारे में भी मैंने कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी है दोस्तों, ठीक है ना। हालांकि इस पूरे चैप्टर को अपन है ना दूसरे 1-2 पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली इसको खत्म करने वाले हैं, इसको फिनिश करने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 10th का बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन के जितने भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है ये, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर मेरे जितने भी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स और टेक केयर।